शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर आरव और मीरा ने प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने का निर्णय लिया था। उनकी गाड़ी जब ऊबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हुए घने जंगलों की ओर बढ़ी तो उन्हें इस बात का आभास तक नहीं था कि वे सभ्यता की सीमा को पीछे छोड़कर एक ऐसे काल चक्र में प्रवेश कर रहे हैं जहां समय ठहर गया था। चारों ओर एक अजीब सा पीलापन बिखरा हुआ था जो न तो पूरी तरह दिन था और न ही रात। रुधिरपुर गांव के पास पहुंचते पहुंचते ही कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। रास्ता जैसे अचानक ही शांत हो गया था। गांव के भीतर कदम रखते ही पहली नजर में सब कुछ सामान्य लगा। मिट्टी के घर, टेढ़ी मेढ़ी गलियां, इधर उधर बिखरा सामान। लेकिन ध्यान से देखने पर लगा कि कुछ कमी है। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां आधी खुली, जैसे किसी ने जल्दी में सब छोड़ दिया हो। हवा चल रही थी पर उसके साथ कोई आवाज नहीं थी, न बच्चों की न लोगों की, बस एक अजीब सा खालीपन। आरव ने इसे बस एक सुनसान गांव समझा, लेकिन मीरा को वो खामोशी थोड़ी भारी लग रही थी। दोनों धीरे धीरे गलियों में आगे बढ़ते रहे, उम्मीद में कि कहीं कोई मिल जाए या रात रुकने के लिए जगह मिल जाए। कुछ घरों के बाहर रुककर उन्होंने देखा भी, लेकिन अंदर कोई हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव अचानक गायब हो गया हो। चलते चलते वे गांव के आखिर में पहुंच गए। वहां जमीन थोड़ी ऊंची होने लगी थी और सामने एक टीले पर वो पुरानी हवेली दिखाई दी। दूर से ही वो अलग लग रही थी, गांव के बाकी घरों से कहीं बड़ी, लेकिन पूरी तरह उजड़ी हुई। उसकी दीवारें काली पड़ चुकी थीं और ऊपर के टूटे हिस्से ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने उसे जानबूझकर अधूरा छोड़ दिया हो। हवेली के आसपास का इलाका और भी ज्यादा सुनसान था। ना कोई पेड़ हिल रहा था, ना कोई आवाज, जैसे उस जगह पर हवा भी रुक रुक कर चल रही हो। फिर भी बाकी पूरे गांव से ज्यादा ठीक हालत में वही एक जगह लग रही थी जहां शायद रात गुजारी जा सकती थी। रुधिरसेन, उस राज्य का वह राजा जिसका नाम आज भी हवाओं में सिहरन पैदा कर देता था। इतिहास की परतों में यह बात दबी हुई थी कि वह राजा केवल अपनी प्रजा का शासक नहीं, बल्कि उनका काल था। उसकी आंखों में सत्ता की भूख नहीं, बल्कि अमर होने की एक ऐसी सनक थी जिसने उसे दानवता की दहलीज पर खड़ा कर दिया था। उसने अपनी जवानी को अमर बनाए रखने के लिए काले जादू का सहारा लिया। महल के गुप्त तहखानों में उसने ऐसी शक्तियों को जगाया था जिनका अंत केवल विनाश था। गांव की मासूम लड़कियों को उस महल की काल कोठरियों में ले जाया जाता था, जहां से फिर कभी उनकी पायल की झंकार वापस नहीं आई। उन बलिदानी लड़कियों की आहें आज भी उस महल की ईंटों में कैद थीं। जब गांव वालों का धैर्य जवाब दे गया तो उन्होंने राजा को उसी के महल में जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। लेकिन मरते समय राजा के अंतिम शब्द किसी श्राप की तरह हवा में गूंज रहे थे। उसने वादा किया था कि वह लौट कर आएगा और हर बार अपनी रानी को साथ लेकर जाएगा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, रुधिरपुर के निवासियों ने अपने घरों के दरवाजे भीतर से बंद कर लिए। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, ऐसा सन्नाटा जिसे केवल उल्लुओं की डरावनी आवाजें या दूर कहीं सियार के रोने का स्वर ही तोड़ पा रहा था। आरव और मीरा ने महल से कुछ दूरी पर एक समतल मैदान में अपना तंबू गाड़ दिया। आरव के लिए यह महज एक रोमांचक अनुभव था, लेकिन मीरा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हजारों अदृश्य आंखें उसे झाड़ियों के पीछे से देख रही हों। रात के गहराते ही जंगल का स्वरूप बदलने लगा। दिन में जो पेड़ बस पुराने और सूखे लग रहे थे, अब अंधेरे में किसी खामोश पहरेदार की तरह खड़े थे। उनकी टेढ़ी शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई धीरे धीरे हाथ बढ़ा रहा हो। तंबू के बाहर जल रही छोटी सी आग कभी तेज भड़कती तो कभी अचानक धीमी पड़ जाती। उसकी रोशनी में हवेली की टूटी दीवारें दूर से और भी डरावनी लग रही थीं। मीरा को शुरू से ही उस जगह पर अजीब बेचैनी महसूस हो रही थी।
रात बढ़ने के साथ वो एहसास और भारी होने लगा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, इतनी ठंडी कि सांस लेते समय सीने में चुभन महसूस हो रही थी। जंगल में झींगुरों और रात के पक्षियों की आवाजें भी धीरे धीरे बंद होने लगीं, जैसे पूरा जंगल किसी चीज के आने का इंतजार कर रहा हो। ठीक आधी रात के आसपास अचानक सब कुछ शांत हो गया। हवा रुक गई, पेड़ों की हलचल रुक गई, यहाँ तक कि आग की लपटें भी बिना हिले स्थिर सी दिखाई देने लगीं। और तभी हवेली की दिशा से एक भारी आवाज सुनाई दी। ठम ठम ठम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत भारी चीज पत्थरों पर चलते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही हो। हर आवाज के साथ जमीन हल्की सी कांप रही थी। आरव ने पहले सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन अगले ही पल हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। पुराने लोहे की घिसटती आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। दरवाजे के पीछे सिर्फ अंधेरा था, इतना गहरा अंधेरा कि ऐसा लग रहा था जैसे अंदर रोशनी कभी पहुंची ही नहीं। तंबू के बाहर की आग अचानक बुझ गई। पूरा इलाका एकदम काले अंधेरे में डूब गया। मीरा की नजर हवेली पर ही टिकी हुई थी। उसने देखा कि दरवाजे के भीतर से काली धुंध जैसी कुछ बाहर निकल रही है। पहले वो बस धुआं लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसका आकार बदलने लगा। वो धुंध ऊपर उठी और फिर इंसान जैसी आकृति में बदल गई। एक लंबा साया, सिर पर टूटा हुआ मुकुट, फटे हुए शाही कपड़े जो नीचे तक घिसट रहे थे, और दो लाल आंखें जो अंधेरे में जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसकी मौजूदगी भर से आसपास की हवा भारी हो गई थी। तंबू के पास की घास काली पड़ने लगी। पेड़ों की सूखी पत्तियां अपने आप झड़कर नीचे गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास की हर चीज धीरे धीरे मर रही हो। आरव का गला सूख चुका था, उसका पूरा शरीर डर से जकड़ गया था। उसने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई, मगर जैसे ही आगे बढ़ा उसके कदम वहीं रुक गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे सामने हवा नहीं, कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। वो आकृति अब धीरे धीरे तंबू के बिल्कुल सामने आ चुकी थी। उसकी नजर सिर्फ मीरा पर थी। ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उसे देख रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे पहचानता हो। मीरा की सांसें तेज होने लगीं। उसके कानों में अचानक धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। बहुत सारी औरतों की टूटी हुई आवाजें रोती हुई, मदद मांगती हुई। हवेली की दीवारों से लाल रंग का गाढ़ा तरल रिसने लगा, जो नीचे पत्थरों पर गिरकर फैल रहा था। पूरे माहौल में सड़े हुए खून जैसी बदबू भर गई। अचानक जमीन जोर से कांपी। तंबू की रस्सियां अपने आप हिलने लगीं। आरव ने तुरंत मीरा का हाथ पकड़ लिया, लेकिन उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो चुका था। मीरा की आंखें धीरे धीरे खाली होती जा रही थीं। वो बिना पलक झपकाए उसी लाल आंखों वाली आकृति को देख रही थी, जैसे किसी ने उसकी चेतना पर कब्जा कर लिया हो। तभी उस साए ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी उंगलियों से काली धुएं जैसी लपटें निकलने लगीं, जो जमीन पर रेंगती हुई मीरा के पैरों तक पहुंच गईं, जैसे कोई चीज उसे धीरे धीरे अपनी तरफ खींच रही हो। उसी पल आरव को एहसास हुआ कि रुधिरपुर कोई साधारण गांव नहीं था, और वो हवेली सिर्फ एक खंडहर नहीं थी। अंधेरे की यह पहली परत महज शुरुआत थी। अभी रात बाकी थी, और रुधिरपुर का वह शापित इतिहास स्वयं को दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार था। रात के उस भयावह प्रहर में जब कालिख जैसी काली धुंध मीरा को अपने घेरे में लेकर महल के भीतर विलीन हो गई, रुधिरपुर का वह खंडहर अचानक जीवित हो उठा। आरव के हाथों से मीरा का स्पर्श इतनी तेजी से छूटा कि वह कुछ समझ ही नहीं पाया। कुछ पल पहले जहां मीरा खड़ी थी, वहां अब सिर्फ ठंडी हवा और जली हुई राख जैसी बदबू बची थी। घबराया हुआ आरव तुरंत हवेली की तरफ भागा। पीछे जंगल का माहौल बदल चुका था। पेड़ तेज हवा में ऐसे हिल रहे थे जैसे
कोई अदृश्य चीज उन्हें झकझोर रही हो। हवेली का बड़ा दरवाजा आधा खुला था और अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा आ रही थी। जैसे ही आरव अंदर गया, उसे लगा जैसे वो किसी इमारत में नहीं बल्कि किसी जिंदा चीज के भीतर आ गया हो। दीवारों से लाल रंग का गाढ़ा तरल रिस रहा था। लंबे गलियारों में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। अचानक दीवारों पर लगी मशालें अपने आप जल उठीं। उनकी नीली रोशनी में दीवारों पर बनी तस्वीरें साफ दिखने लगीं। उन तस्वीरों में बनी औरतों के चेहरे धीरे धीरे बदल रहे थे। किसी की आंखें काली हो रही थीं, किसी का चेहरा सड़ने लगा था। आरव डरते हुए आगे बढ़ता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो बार बार उसी जगह लौट रहा है। वही गोल गलियारा और बीच में राजा रुधिरसेन की विशाल मूर्ति। तभी कहीं नीचे से धीमी रोने की आवाज सुनाई दी। आरव उस आवाज के पीछे तहखाने तक पहुंच गया। वहां एक भारी लोहे का दरवाजा था। जैसे ही उसने उसे खोला, सामने का दृश्य देखकर उसकी सांस अटक गई। बीच में हड्डियों से बना सिंहासन था। उस पर बैठा था रुधिरसेन। लाल चमकती आंखें, सड़ा हुआ शरीर और सिर पर टूटा मुकुट। सिंहासन के सामने पत्थर की वेदी पर मीरा बेहोश पड़ी थी। उसके चारों तरफ काले दिए जल रहे थे और राजा हवा में हाथ घुमाकर कोई अजीब अनुष्ठान कर रहा था। आरव तुरंत उसकी तरफ भागा, लेकिन अचानक जमीन से लंबे काले बाल निकलकर उसके पैरों से लिपट गए। वो जितना छूटने की कोशिश करता, वो बाल उतना कसते जाते। तभी मीरा का शरीर हल्का सा कांपा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। आरव का दिल बैठ गया। उन आंखों में अब वही लाल चमक थी जो राजा की आंखों में थी। मीरा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उस नजर में पहचान नहीं थी, जैसे वो अब मीरा रही ही नहीं। महल की दीवारें जोर जोर से कांपने लगीं। चारों तरफ औरतों की चीखें गूंजने लगीं। आरव को समझ आ गया कि वो मीरा को बचाने नहीं, बल्कि खुद इस श्राप का हिस्सा बनने यहां आया था। महल के दरवाजे धीरे धीरे बंद होने लगे। बाहर जंगल फिर से शांत हो चुका था, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अंधेरे के उस सबसे गहरे कोने में एक ऐसी शक्ति जाग चुकी थी जो शायद खुद रुधिरसेन के बस में भी नहीं थी। महल के उस तहखाने में अब सब कुछ बदल चुका था। हवा इतनी भारी हो गई थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। चारों तरफ अजीब सी सिसकियां गूंज रही थीं, जैसे बहुत सारी आत्माएं एक साथ रो रही हों। वेदी पर बैठी मीरा बिल्कुल शांत थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और त्वचा के नीचे काली नसें साफ दिखाई दे रही थीं। उसके पीछे खड़ा रुधिरसेन किसी परछाई जैसा लग रहा था। उसकी लंबी उंगलियां वो मीरा के कंधों पर जमी हुई थीं, जैसे अब वो पूरी तरह उसकी हो चुकी हो। आरव अभी भी उन काले बालों और धुएं जैसी बेलों में फंसा हुआ था। वो जितना छूटने की कोशिश करता, उतना ही कसता जाता। तभी उसने ऊपर देखा। महल की छत से कटे हुए हाथ लटक रहे थे। सैकड़ों हाथ धीरे धीरे हिलते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो सभी कभी किसी को बचाने यहाँ आए थे और अब हमेशा के लिए इसी जगह का हिस्सा बन चुके थे। अचानक पूरी हवेली धड़कने लगी। दीवारें ऐसे कांप रही थीं जैसे उनमें कोई दिल धड़क रहा हो। उसी पल आरव को एहसास हुआ कि ये महल सिर्फ पत्थरों की इमारत नहीं था। पूरा रुधिरपुर, ये जंगल, ये हवेली, सब किसी तरह रुधिरसेन से जुड़ा हुआ था, जैसे उसकी आत्मा इस पूरी जगह में फैल चुकी हो। तभी मीरा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनमें अब इंसानों जैसी कोई बात नहीं बची थी, बस लाल चमक। उसने आरव की तरफ देखा और उसी पल आरव के दिमाग में अजीब तस्वीरें दौड़ने लगी। उसने देखा कि सदियों से यही होता आया था। हर कुछ साल बाद कोई नया जोड़ा यहाँ आता, लड़की रानी बनती और उसे बचाने आया आदमी इस हवेली का रक्षक। वेदी के नीचे अचानक जमीन फटने लगी। नीचे एक गहरा कुंड था जिसमें काला उबलता हुआ खून भरा था। उसकी बदबू पूरे तहखाने में फैल गई।
रुधिरसेन ने मीरा को धीरे धीरे उस कुंड की तरफ बढ़ाना शुरू किया। आरव पूरी ताकत से छूटने की कोशिश करने लगा। एक पल के लिए उसे लगा वो बच जाएगा, लेकिन तभी उसके हाथ धुंधले होने लगे। उसकी त्वचा धीरे धीरे काली पड़ रही थी। शरीर पत्थर जैसा भारी होता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि रुधिरसेन को सिर्फ रानी नहीं चाहिए थी, उसे एक नया पहरेदार भी चाहिए था। मीरा ने उस काले कुंड में कदम रख दिया। पूरा महल अचानक जोर से कांप उठा। चारों तरफ डरावनी हंसी गूंजने लगी। मीरा धीरे धीरे उस खून में डूबने लगी। आखिरी में सिर्फ उसकी लाल चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं और फिर वो भी गायब हो गईं। कुछ देर बाद तहखाने की लाल रोशनी धीमी पड़ने लगी। चीखें बंद हो गईं। हवेली फिर से शांत होने लगी। अब महल के मुख्य दरवाजे पर एक नई आकृति खड़ी थी। वो आरव था। उसके हाथ में जंग लगी तलवार थी। चेहरे पर लोहे जैसा मुखौटा चिपका हुआ था। वो सब देख सकता था, सब सुन सकता था, लेकिन उसका शरीर अब उसका नहीं रहा था। सुबह होते ही रुधिरपुर फिर वैसा ही शांत दिखने लगा। गांव वाले धीरे धीरे अपने घरों से बाहर निकले। किसी ने हवेली की तरफ देखा भी नहीं, जैसे सब जानते थे कि रात में क्या हुआ है। जंगल के रास्ते पर आरव की गाड़ी अब भी खड़ी थी। उस पर ओस जम चुकी थी। खिड़की में मीरा का दुपट्टा हवा में हल्का हल्का हिल रहा था, लेकिन आरव और मीरा अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे थे। कुछ देर बाद गांव का वही बूढ़ा आदमी धीरे धीरे हवेली तक आया। उसने दरवाजे पर खड़े नए रक्षक की तरफ देखा और चुपचाप सिर झुका लिया। उसी समय दूर जंगल के रास्ते से एक नई गाड़ी आती दिखाई दी। एक नया जोड़ा रुधिरपुर की तरफ बढ़ रहा था। गांव के मोड़ पर एक औरत खड़ी थी। सफेद कपड़े, शांत चेहरा और लाल चमकती आंखें। वो मीरा थी, या शायद अब सिर्फ उसका शरीर। महल के दरवाजे पर खड़ा आरव उन नए लोगों को देखता रहा। उसकी आंख से धीरे धीरे खून की एक बूंद नीचे गिरी। वो उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ लोहे जैसी धीमी आवाज निकली। रुधिरपुर फिर किसी नई रात का इंतजार कर रहा था और खेल एक बार